कभी सोचा है कि सेब काटने के थोड़ी देर बाद भूरा क्यों हो जाता है? या फिर माचिस की एक तीली आग कैसे पकड़ लेती है? ये सब और हमारे चारों तरफ होने वाली अनगिनत चीजें दरअसल रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे वजूद को आकार देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं कमाल की अभिक्रियाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे ये पहचानने से कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं। फिर हम उसे लिखने की भाषा सीखेंगे, उसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। देखिए, विज्ञान की शुरुआत कहीं बड़े बड़े फॉर्मूलों से नहीं, बल्कि सिर्फ देखने और गौर करने से होती है। तो चलिए सबसे पहले यही सीखते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई रासायनिक बदलाव हो रहा है। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब हमेशा कोई धमाका या धुआं ही होता है, या इसके संकेत कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो हमारी नजरों के ठीक सामने होते हैं पर हम ध्यान नहीं देते? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो एक बहुत ही तेज, चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी के साथ जलता है। और जब वो जल जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ एक सफेद पाउडर। वो पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम और हवा की ऑक्सीजन से बनी एक बिल्कुल ही नई चीज। अब देखिए, हर रिएक्शन इतना नाटकीय तो नहीं होता, पर हम कुछ संकेतों को ढूंढ सकते हैं। जैसे, क्या पदार्थ की अवस्था बदल गई, ठोस से तरल या गैस? क्या रंग में कोई बदलाव आया? क्या कोई गैस निकल रही है? या फिर क्या तापमान कम या ज्यादा हुआ? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन बदलावों को पहचानना तो बस पहला कदम है। विज्ञान में हमें इन बदलावों को ठीक ठीक बताना भी पड़ता है, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने, आप कह सकते हैं, एक अपनी ही भाषा बना ली है। अब देखिए, एक लंबा वाक्य कहने के बजाय कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वैज्ञानिक एक आसान सा शब्द समीकरण इस्तेमाल करते हैं। तीर के बाईं तरफ होते हैं अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स जो हिस्सा ले रहे हैं, और दाईं तरफ होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो बनकर तैयार हुआ। पर इसे और भी छोटा और असरदार बनाया जा सकता है। इसके लिए हम रासायनिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ढांचा समीकरण है, इसे दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक समझ सकता है। ये केमिस्ट्री की अपनी एबीसीज की तरह है। एक मिनट, जरा यहाँ रुकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, लेकिन दाईं तरफ MgO में सिर्फ एक ही है। तो फिर दूसरा परमाणु गया कहाँ? क्या वो बस गायब हो गया? इसका मतलब इस समीकरण में कुछ तो अधूरा है। इसका जवाब हमें केमिस्ट्री के सबसे बड़े नियम से मिलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम कहता है कि आप किसी रिएक्शन में परमाणुओं को बना या मिटा नहीं सकते, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स के साथ जुड़ते हैं। मतलब सीधा है, समीकरण के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है। हम फॉर्मूलों के आगे कुछ नंबर लगाते हैं जिन्हें गुणांक कहते हैं, और तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर ना हो जाएं। मकसद बस एक है, जितने परमाणु अंदर गए उतने ही बाहर निकलें, कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब जब हम रिएक्शंस को लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम इन्हें कुछ मुख्य ग्रुप्स में कैसे बांट सकते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर, कंबाइन होकर एक बड़ी चीज बनाती हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। सिंपल। और इसमें एक मजेदार बात है, जब चूना और पानी मिलते हैं तो बीकर काफी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें से गर्मी निकलती है। इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया। और इसका ठीक उल्टा है ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक, जो होने के लिए गर्मी सोखती है, जिससे चीजें ठंडी हो जाती है। संयोजन का ठीक उल्टा है वियोजन। यहाँ एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाती है, और ऐसा करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए अक्सर ऊर्जा देनी पड़ती है। ये ऊर्जा गर्मी हो सकती है, रोशनी हो सकती है, या फिर बिजली भी। अगला है विस्थापन। इसे एक तरह की रासायनिक अदला बदली समझ सकते हैं।
इसमें एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर तत्व आता है और एक कम रिएक्टिव तत्व को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए। जब एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो लोहा ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसकी जगह से धकेल देता है। नतीजा, कील पर भूरे रंग के तांबे की परत चढ़ जाती है और घोल का नीला रंग हल्का पड़ जाता है। ये विस्थापन का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में आता है द्विविस्थापन। यहाँ पर दो यौगिक अपने साथियों की अदला बदली करते हैं। दोनों के आयन आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बन जाते हैं। अक्सर इस अदला बदली में एक अघुलनशील ठोस भी बनता है जो घोल में नीचे बैठ जाता है, जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। अभी तक हमने रिएक्शंस को उनके स्ट्रक्चर में बदलाव के हिसाब से देखा, जुड़ना, टूटना, जगह बदलना। लेकिन इन्हें देखने का एक और बहुत ज़रूरी नज़रिया है और वो है ऑक्सीजन के लेन देन के हिसाब से। ये दो शब्द बहुत ज़रूरी हैं। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिलती है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। ये एक पैकेज डील है। अगर कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है तो पक्का कहीं ना कहीं अपचयन भी हो रहा होगा। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की दुनिया से जोड़कर देखते हैं, जहां खासकर ऑक्सीकरण का असर हम हर दिन देखते हैं और महसूस करते हैं। संक्षारण, यानी जिसे हम आम भाषा में जंग लगना कहते हैं, वो असल में ऑक्सीकरण का ही एक धीमा रूप है। जब लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर जंग बना लेता है। यही प्रक्रिया तांबे को हरा और चांदी को काला कर देती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे हर साल अरबों का नुकसान होता है। कभी सोचा है कि रखे हुए चिप्स या नमकीन का स्वाद और महक खराब क्यों हो जाती है? इसे विकृत गंधता कहते हैं, और ये भी ऑक्सीकरण ही है। खाने में मौजूद तेल और फैट्स का ऑक्सीकरण। और इसे रोकने के लिए चिप्स बनाने वाली कंपनियां एक बहुत चालाक ट्रिक अपनाती हैं। वो पैकेट से ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देती हैं, जो रिएक्ट नहीं करती। तो देखा आपने, हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलने से लेकर हमारे फोन की बैटरी चार्ज होने तक ये रासायनिक अभिक्रियाएं हर पल हर जगह काम कर रही हैं। अब जब आप इनके संकेतों को जानते हैं तो जरा अपने चारों ओर देखिए और सोचिए, ठीक इसी वक्त कौन सी अदृश्य अभिक्रियाएं आपके आसपास की दुनिया को चला रही हैं।